तो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं आप लोग को अगस्त्य जीएस ऑपरेशन सेंटर पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में देखेंगे। तो उसको आज हम लोग नदियां हैं जो जिसको दो भाग में बांटेंगे, दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल जल विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट के द्वारा होता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित होकर बहती है। और प्रायद्वीपीय भाग के अधिकतर नदियां जैसे यहाँ पर दो यहीं पर से हम लोग दो दो भाग में बांट लेंगे। पहला है जो प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जो पूरब की ओर बहती है। जो महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है तथा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करता है। जो यही है जो महानदी, कृष्णा, कावेरी, जो ये सब नदियां होती है, ये सब जो नदियां होती है कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, सब अपनी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करता है। ये सब नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय भाग की जैसे महानदी, गोदावरी तथा कावेरी किस किस दिशा से किस दिशा में बहती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये नदियां अपने मुहाने पर इसका डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। फिर अगला है कि फिर अगला है कि अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा एवं ताप्ती, जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग में नर्मदा, ताप्ती एवं माही प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। जो प्रायद्वीपीय भाग हुआ उसमें जो दूसरा भाग हम बता रहे हैं, जो प्रायद्वीपीय भाग में भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं माही जो प्रमुख नदियां मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है तथा अपने मुख पर ज्वार नद का निर्माण करती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में से एस्चुरी बोलते हैं। ज्वार मुख का निर्माण करती है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। जो ज्वार नद मुख ऐसा होता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ज्वार ये हुआ ज्वार नद मुख, ये हुआ ज्वार नदमुख। तो इसी को ज्वार नदमुख बोला जाता है। इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ पर। तो यह है कि प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी एवं माही नदी जो मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम से यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और वह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो इसी को ज्वार नदमुख कहते हैं। जो अपने मुख पर जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो होती थी वो ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती थी। वो अपने मुहाने पर इसका निर्माण करती थी, डेल्टा का। जो डेल्टा ये हो गया, डेल्टा का निर्माण करती थी। तो एक डेल्टा का निर्माण करती थी, इसका इसका निर्माण करती थी। डेल्टा का निर्माण करती थी कौन? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये इसका निर्माण करती थी। और प्रायद्वीपीय भारत में जो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी एवं माही नदी जो मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जो ज्वार नदमुख ये हो गया, इसी को एस्चुरी, इंग्लिश में इसी को एस्चुरी बोला जाता है। तो ये जो है एस्चुरी का निर्माण कौन करती है? नर्मदा, ताप्ती और माही। तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है और ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करता है। जो ये हो गया डेल्टा का निर्माण करती है। फिर हम लोग आगे देखेंगे, ये डेल्टा का निर्माण करती है। फिर अगला है कि इसके उत्तर में अब मैं पॉइंट कुछ ऐड करता हूं कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल
यदि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक की चोटी है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल के बारे में पूछा जाएगा तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। जो अरब सागर में प्रायद्वीपीय भारत की गिरने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है, सबसे बड़ी नदी ही है नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल हो गया मैकाल पर्वत की अमरकंटक अमरकंटक की चोटी। ये इसका उद्गम स्थल हो गया नर्मदा नदी का मैकाल पर्वत की अमरकंटक की चोटी। और यह अरब सागर में प्रायद्वीपीय नदी में गिरने वाला सबसे बड़ा नदी है। और यह कहां से कहां होकर बहती है? इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक अंश घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। यदि पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी कहां से कैसे होकर बहती है तो उत्तर में विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों पर्वतों के बीच से एक अंश घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। जो नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होना है। नर्मदा नदी का ये याद रखिएगा कि नर्मदा नदी पहला कि वह विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वतों से पहला उसका उद्गम स्थल जो मैकाल पर्वत और अमरकंटक से होकर बहती है। दूसरा पॉइंट नर्मदा से वह प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरने वाला प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा नदी है। तीसरा पॉइंट यह विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वतों से होकर ये नर्मदा बहती है। और इससे चौथा पॉइंट यह है कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। ये 5 या 6 पॉइंट हो गया। और अंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। जो अभी मैंने आपको दिखाया एस्चुरी का निर्माण करती है, इसी को मैं ला रहा हूं। एस्चुरी जो ये हो गया, एस्चुरी इसी को बोला जाता है। एस्चुरी का निर्माण करती है, ये इसी को एस्चुरी बोला जाता है और इसको डेल्टा बोला जाता है। तो जो यहाँ बोला जा रहा है कि अपने मुहाने पर नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करता है, इसका निर्माण करता है। और गोदावरी महानदी डेल्टा का निर्माण करती थी। तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। और यह जब यह जबलपुर में आती है तो यह नदी पर एस्चुरी का निर्माण करते हैं। जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी गहरे गाजों से बहती है। जहां नदी का तीव्र ढाल होता है गहरे गाजों से, मतलब वहां पर जो संगमरमर की होती है शैलों, उससे नर्मदा नदी गहरे जो पत्थरों पर उसकी जो ढलान होती है जिसके कारण से उसका जो नदी का जो चाल होता है वह तीव्र ढाल से जब गिरती है तो वहां पर वह एक धुंधारा प्रताप, मतलब कि जब नदी को देखिएगा, जब नदी अपना पीक पर रहता है उसमें पानी बहुत ज्यादा रहता है और किसी डैम ऊपर से नीचे की ओर वह गिरता है कोई नदी, या गांव में भी देखिएगा कि जब कहीं पर छोटा मोटा पुल होता है और उससे नीचे की ओर होता है तो बहुत सा फेन बन जाता है, मतलब जो फेन उठता है ना वो फेन बन जाता है। तो ये तो बड़ी नदी है। तो जब वह ऊपर से नीचे की ओर तीव्र ढाल से नीचे की ओर गिरती है तो वह बहुत धुंधारा प्रताप का निर्माण करता है। जैसे अभी हम लोग कुछ पिछले साल 2019 में हम लोग कोटा गए थे, तो जो चंबल नदी है उसका भी उद्गम स्थल यहाँ पर है, एमपी में ही है। तो हम लोग कोटा गए थे तो वहां पर कोटा जो बैराज है वहां पर चंबल नदी जब पूरे अपने पीक पर था उसमें पानी था, तो जो कोटा के नीचे वाला एरिया था उसमें पानी हिला हुआ था। और जब उसकी 17 या 18 बैराज है उसको खोल दिया गया था तो वहां पर लगता था कि ऐसा कि पानी नहीं गिर रहा है, यहाँ पर सिर्फ धुंधारा उत्पन्न हो रहा है। एकदम पूरा हड़ाक हड़ाक आवाज बहुत करता था, साउंड बहुत दूसरे तरह का साउंड होता था और वह लगता पानी नहीं, पूरा धुंधारा सा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है धुंधारा प्रताप का निर्माण करती है। वही होता है कि जब नर्मदा नदी जो संगमरमर के शैलों से गहरे गाजों में गिरती है तो तीव्र ढाल से जो वहां पर क्या का निर्माण करती है, धुंधारा प्रताप का निर्माण करती है। तो नर्मदा से ये बातें हो गया कि वह मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, पहला। दूसरा वह अरब सागर प्रायद्वीपीय नदी में अरब सागर में गिरने वाला सबसे बड़ा नदी है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा यह उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत से होकर बहती है, यह तीसरा पॉइंट हो गया। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है
और इसका नदी का जल ग्रहण 98,796 वर्ग किलोमीटर है। और अंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करता है, जो मैंने अभी दिखाया आपको। और जबलपुर के निकट या जब संगमरमर के शैलों से तीव्र गति से गिरती है तो वहां पर यह धुंधारा प्रताप का निर्माण करती है। ये नर्मदा से याद रखने वाला बात है। फिर हम लोग आ जाते हैं ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के बारे में बोला जा रहा है कि ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुरा के पहाड़ियों से निकलता है। ये इसका उद्गम स्थल है कि जो ताप्ती नदी है वह भी मध्य प्रदेश के कहां से राज हो जाएगा कि यह ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य। यदि ताप्ती नदी किस राज्य से निकलती है तो वह मध्य प्रदेश से निकलती है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है तो बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुरा के पहाड़ियों से निकलती है। जो ताप्ती नदी हुआ बैतूल जिले के सतपुरा के पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितना हो गया, जिस तरह से नर्मदा नदी का लंबाई 1312 किलोमीटर है तो इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। और अप्रवाह क्षेत्र जिसको जलग्रहण क्षेत्र बोला जाता है यह 65,145 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर है। उसका था 98,796 वर्ग किलोमीटर। और इसका कम है क्योंकि उसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसकी लंबाई आधा है तो 724 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो जल अधिग्रहण का जो क्षेत्र है इसका 65,145 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात से होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, मानो एस्चुरी का निर्माण करता है। जो अभी मैंने आपको दिखाया नर्मदा नदी में यह गुजरात मध्य प्रदेश और गुजरात मतलब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात से होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की जो गोदावरी हो गई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जो गोदावरी हो गई यह प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी है जो 1465 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र के इसका जो गोदावरी का उद्गम स्थल है यह महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्रिम्बकेश्वर से निकलती है। तो यदि पूछा जाएगा कि गोदावरी नदी की लंबाई कितना है तो 1465 किलोमीटर है। और यह नदी कहां से निकलता है तो यह नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट एक नासिक एक जगह है तो वहीं में त्रिम्बकेश्वर से निकलती है। यह दक्षिण भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो गोदावरी नदी है जो गोदावरी नदी दक्षिण भारत को पार करके दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी का तंत्र सबसे बड़ा है। जो प्रायद्वीपीय नदी में है गोदावरी का तंत्र सबसे बड़ा है। इसका जो द्रोणी ये कहाँ कहाँ बहता है इसका जो 50% भाग होता है वह महाराष्ट्र में होता है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश उड़ीसा छत्तीसगढ़ कर्नाटक तथा पांडिचेरी में स्थित है। गोदावरी की अनेक सहायक नदियां हैं। जो गोदावरी नदी है उसकी अनेक सहायक नदियां हैं जैसे है अनेक सहायक नदियां मिलती है पूर्णा वर्धा प्राणहित मंजीरा तथा बेनगंगा। ये सब हैं जो गोदावरी की अनेक सहायक नदियां हैं। यहाँ पर देखिए जो सहायक नदियां का बात कर रहा है कोई भी बड़ा नदी हो जैसे गंगा को ही ले लीजिए तो गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो गंगा में हमेशा सालों भर जल रहता है। तो गंगा में जो जल रहता है साल भर तो उसमें जो वहां से निकलती ये सब जो हिमालय नदियां होती है उसमें सालों भर जल रहते हैं और बरसाती नदियों में जल नहीं रहता। तो जो गंगा होती है तो गंगा में सालों भर जल रहता है बट उसका जो जल का जो भराव होता है जब तक सहायक नदियां उसमें जल नहीं देता है तब तक गंगा का जो जल स्तर होता है वह ऊपर मतलब अपने पीक पर नहीं होता है। तो वही होता है कि जब बरसात का समय आता है तब देखिए कि गंगा में जल का जो स्तर होगा बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी कभी क्या हाल होगा खतरे से ऊपर बहने लगती है। तो जो किसी भी बड़ी नदी का सहायक नदी के द्वारा ही उसमें जल भरा जाता है। जैसे गंगा का सहायक नदी है कर्मनाशय है गंडक है बूढ़ी गंडक है सोन है और यहाँ पर घाघरा हो जाएगा
और फिर ये हो जाएगा पुनपुन हो जाएगा, और सभी नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। तो जब ये बरसात ऋतु के समय आती है तो ये सभी नदियां गंगा में जल को अपनी जलों को ढकेलती है, जिससे गंगा का जल स्तर बढ़ता है और गंगा का जल स्तर अपने पीक पर आ जाता है। तो किसी भी बड़ी नदी के लिए सहायक नदियां बहुत जल भरने में बहुत ज्यादा महत्व इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी तरह से गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहित, मंजीरा तथा वेदगंगा है। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण भारत का गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाएगा कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण भारत को गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाकलेश्वर कृष्णा जो नदी है कृष्णा नदी कहां से निकलती है, अब आ जाते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट 14 निकलती है और इसका 1400 किलोमीटर लंबाई है। 1400 किलोमीटर यह प्रवाहित होती है होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका 1400 किलोमीटर ये किलोमीटर लंबा है और यह प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक कुछ है भारत की प्रमुख नदियां जो कहां से निकलता है, ये यहाँ पर नदी है, यहाँ पर उद्गम स्थल गंगा, गंगोत्री, गंडक, अन्नपूर्णा, बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर, सोन, अमरकंटक, कोसी, नप्पा जो नेपाल में है, बागमती नेपाल। जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि जो कोसी है जब ये अपने पीक पर हो जाता है, मतलब जब तबाही मचाने लगता है तो पूरा उत्तरी बिहार को ये ले लेता है, मतलब डुबा देता है, इसलिए इसे बिहार का शोक नदी बोला जाता है। कोसी को बिहार का शोक, तो कोसी नदी के बारे में बोला जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कर्मनाशे, विंध्याचल की पहाड़ियां, जय, बपाट, कमला नेपाल में हिमालय की महाभारत की श्रेणियों से निकलती है, पुनपुन मध्य प्रदेश के पठारी भाग, बागमती हिमालय में महाभारत की श्रेणियों से। फिर हम लोग आगे देखते हैं तुंगभद्रा, कोयना जो यहाँ पर है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी जो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीम इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं जो जल भरने का काम करता है। इसकी जो द्रोणी है यह कहाँ कहाँ बहता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी प्रमुख नदियां एवं सहायक नदियां हैं जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहता है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS बहावत एवं ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी का जल विवाद पर 2 विभिन्न न्यायाधीशों का गठन किया गया था। इसका जो जल विवाद हुआ था वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की एक पीठ बनी थी वो थे कौन कौन, RS बहावत। पूछा जा सकता है कि कौन कौन जज, तो RS बहावत और ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 विभिन्न न्यायाधीशों का गठन किया जा चुका। फिर महानदी जो पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ की पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। जो महानदी है वह छत्तीसगढ़ की पहाड़ी धमतरी जिला से निकलकर छत्तीसगढ़ की पहाड़ी सिहावा, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। जो 858 किलोमीटर यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है और पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हुई ये गिर जाती है। फिर हम लोग कावेरी नदी के बारे में देखेंगे। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर यह 805 किलोमीटर तथा यह 87,000 वर्ग किलोमीटर इसका अप्रवाह क्षेत्र प्रभावित होता है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अप्रवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र एवं श्रीरंग द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, जो कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां बता रहे हैं, अमरावती एक कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन है,
कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, अमरावती तथा कावेरी है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जल प्रताप कावेरी नदी बनाती है। यहाँ पर याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जल प्रताप कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्र के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई पूछेगा कि भारत में आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा जल प्रताप का निर्माण कौन नदी करती है, तो वह कावेरी नदी करती है। इसे एक और नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया? इसे शिव समुद्र, मतलब आयतन की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जल प्रताप कावेरी नदी बनाती है। और जो इसका नाम दिया गया, इसका नाम है शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है। प्रताप द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलुरु तथा कोल्लूर स्वर्ण क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। जो इससे बिजली का जो उत्पादित बिजली होता है उसे मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार के स्वर्ण क्षेत्रों में से क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। ये भारत की कुछ नदियां हैं। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु प्रणाली, ब्रह्मपुत्र प्रणाली, गंगा प्रणाली। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती है वह दो चीजों, या तो वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है या तो वह अरब सागर में गिरती है। और हिमालय प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बंगाल और अरब सागर में गिरती है। और हिमालय से भी जो नदियां निकलती है वह भी, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, तो गंगा भी जाके बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कि जल की एक ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थल कृति है जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहाकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार समुद्र तथा नदियों में मिलान बिंदुओं को एस्चुरी या ज्वारमुद कहते हैं। इस प्रकार वही है कि जल की एक ऐसी, इसे हम एस्चुरी किसे कहते हैं उसको बता रहे हैं कि जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय जो स्थल कृति है जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार समुद्र तथा नदियों के मिलान बिंदु को एस्चुरी या ज्वार नद मुख कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी का है। जो विश्व, यदि पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहाँ है, तो उसे सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। यहाँ पर है भारत की 100 नदियों का नाम इसमें दिया गया, जैसे है सरस्वती, शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, अलकनंदा, भागीरथी, सरयू, झेलम, चंबल। अभी मैंने चंबल का बात किया। जो चंबल है मध्य प्रदेश से निकलती है और कोटा होते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होते हुए बहती है। भागीरथी जो हरिद्वार से निकलती है, मतलब हरिद्वार से गंगोत्री के साइड से वह निकलती है। ब्रह्मपुत्रा जो यहाँ पर असम की साइड बहती है। कृष्णा, कावेरी ये सब, गोदावरी, नर्मदा ये सब दक्षिण की नदियां। सरस्वती नदी यहाँ हरिद्वार से होते हुए इसका जो मिलन है प्रयाग में, गंगा यमुना सरस्वती, जिसे देव प्रयाग नदी जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है वह हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान है। और सरयू नदी जो यहाँ पर होता है अयोध्या में, सरयू नदी जो भगवान राम का जन्म स्थान है, वहां पर अभी राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर नदियों को अच्छा से साफ सुथरा रखा गया है। सरयू नदी को वहां पर हमेशा वहां पर पानी रहता है। तो सरयू नदी अयोध्या में बहती है। यहाँ पर कुछ है कि नर्मदा नदी विंध्याचल श्रेणियों में अमरकंटक स्थान से निकलती है। ताप्ती बैतूल से, माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, घाघरा कालका से, साबरमती उदयपुर के जिले से निकलती है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ तक देख लिए। फिर हम लोग देखेंगे इससे जो क्वेश्चन है 4-5, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 4-5 क्वेश्चन है। कथन है कि पश्चिम घाटी की नदियां डेल्टा का निर्माण, जो पश्चिम घाटी की नदियां होती है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कारण वे छोटे मार्ग से तीव्र गति की कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है।
जो पश्चिम घाटी की नदियां होती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यह हो गया कथन। और कारण है कि वे छोटे मार्गों से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो नीचे कूट दिया गया, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। बी है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा। जो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक नदी है जो एक नदी निम्नलिखित में कौन सी एक नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ए है महानदी, बी है गोदावरी, सी है नर्मदा नदी और डी है कावेरी। जो सही जो नर्मदा नदी है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, स्वर्णरेखा, नर्मदा, ताप्ती। तो जो तो यहाँ पर नर्मदा नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, पेयार आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करता है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जो नर्मदा नदी है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। वह जो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, पेरियार आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अधोलिखित में कौन सी नदियां विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अधोलिखित में कौन सी नदियां विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अधोलिखित में कौन सी नदियां विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो इसका है कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती, रिहंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ताप्ती होगा। इसका सही उत्तर होगा ताप्ती। इसका सही उत्तर होगा ताप्ती। यहां पर हमने आंसर पर क्लिक नहीं किया था। ये तीसरा कहा कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसको आंसर को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। जो नर्मदा नदी है डेल्टा नहीं बनाती है। ये तीसरा। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ये नर्मदा नदी ही है जो डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर 1 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग हाईलाइट नहीं किए थे। तो 1 नंबर क्वेश्चन में ये है, ये इसका सही उत्तर था। ये इसका सही उत्तर था। तो ये इसका सही उत्तर था। तो हम लोग कहाँ पर ही थे। ताप्ती। कि अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो इसका जो सही उत्तर है ताप्ती। कि ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश में जो ताप्ती नदी कहां से कहां बहती है। तो यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है यानी बहती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विप्रभंश घाटी में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी भी विप्रभंश घाटी में प्रवाहित होती है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। जो निम्नलिखित में कौन सी नदी अंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। पहला है कृष्णा, गोदावरी,
ताप्ती, कावेरी। तो पहला कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी, ताप्ती और कावेरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये ताप्ती होगा, कि वह ताप्ती से होकर प्रवाहित होती है। ताप्ती इसका सही उत्तर होगा। उपयुक्त नदियों में ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। जो उपयुक्त नदियां हैं उसमें से ताप्ती नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नदी जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। जो निम्नलिखित में कौन सा नदी है जो जनपद नर्मदा का भाग है। राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा। राजनंदगांव, राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा राजनंदगांव। इसका सही उत्तर होगा राजनंदगांव। छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में राजनंदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंदर आता है। जो राजनंदगांव है वह नर्मदा नदी के हिस्से का 6% भाग नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। अमरकंटक से कौन सा नदी निकलता है। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है जो 1312 किलोमीटर लंबाई से प्रवाहित होती है। दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है जो अरब सागर के कैम्बे खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। तो अमरकंटक से किस नदी निकलती है। अमरकंटक से अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलकर वह अरब सागर में गिर जाती है। यह गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय में भारत की सबसे बड़ी नदी है और अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां। कौन सी नदी रिफ्ट या घाटी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी नदी रिफ्ट या घाटी भ्रंश की होकर बहती है। तो इसका है ये ऑप्शन नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा नर्मदा। तो इसका सही उत्तर है कि कौन सी नदी रिफ्ट, घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक देखेंगे। फिर हम लोग दूसरा लेकर आएंगे नदी से कि अन्य नदियां जैसे नदियों के किनारे बसे शहर। जो नदियों के किनारे बसे शहर हैं उसको हम लोग लेकर आएंगे। नदियों के किनारे या अन्य पहले उसको इससे पहले हम नदियों के किनारे बसे शहर है उसको भी लेकर आएंगे। और ये हो गया दक्षिण भारत की नदियां। तो और जो अन्य नदियां हैं उसको लेकर आएंगे और फिर हम लोग देखेंगे नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत में किस नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसे हुए हैं। जैसे गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है। इलाहाबाद यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बनारस गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार, ऋषिकेश ये सब गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग जो नदियों के किनारे जो शहर या नगर बसे हुए उसके बारे में हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।